अगर कोई भी व्यक्ति अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करता है, ई कोड के माध्यम से या ई कोड वेबसाइट के माध्यम से, और उसके केस का जो स्टेटस डिस्पोज्ड लिख के आ रहा है और नेचर ऑफ डिस्पोजल में क्वेस लिख कर आ रहा है, तो आखिरकार क्या मतलब होता है इसका, आज की वीडियो में इसी की जानकारी देने जा रहा हूं। इस चीज को समझने के लिए हमको एक उदाहरण लेकर समझना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केस होते हैं उसमें क्वेस का अगर नेचर ऑफ डिस्पोजल में आ रहा है तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि क्वेसिंग की प्रोसीडिंग जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो होती नहीं है। क्वेसिंग की जो प्रोसीडिंग होती है वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। पहले वो 482 सीआरपीसी के तहत होती थी, आजकल 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा होती है। तो इस पॉइंट को लेकर, इस शब्दावली को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे कोई मामला क्वेस हो सकता है, किस प्रोविजन के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला क्वेस हो रहा है। तो उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ेगा। उदाहरण बिना लिए समझना आसान नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं, खासकर ज्यादातर जो मामले आज की डेट में होते हैं और जिन मामलों में यह स्टेटस आता है, यह शब्दावली आती है क्वेस की, वही मामला लेंगे। पति और पत्नी के जो डिस्प्यूट होते हैं, अगर पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट हुआ तो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर पहले 498 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता था, आजकल 85 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है पत्नी के द्वारा। इसके साथ साथ कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कराया जाता है और फैमिली कोर्ट में 125 का जो केस होता है मेंटेनेंस का, वो दाखिल कराया जाता है। जब मुकदमा पंजीकृत होगा तो उसमें आईओ महोदय के द्वारा विवेचना होगी और विवेचना के बाद संबंधित न्यायालय में उसकी चार्जशीट दाखिल की जाएगी आगे की कार्रवाई के लिए। जब चार्जशीट या डोमेस्टिक वायलेंस के केस या 125 मेंटेनेंस के जो केस हैं, जब कोर्ट के सामने आता है तो जो संबंधित कोर्ट है वह विचार ये करती है कि पति पत्नी का डिस्प्यूट है तो प्रयास किया जाए, अगर कोई संभावना है, अगर सेटलमेंट हो सकता है तो इस मामले को सेटल कराया जाए। तो वह क्या करती है, कोर्ट, चाहे वह कोर्ट मेंटेनेंस की हो, चाहे वह डोमेस्टिक वायलेंस की हो या 498A वाली हो या 85 बीएनएस वाली हो, ये मीडिएशन सेंटर जो कि कोर्ट में ही होता है उसमें इस केस को भेज देती है। मीडिएशन सेंटर में जब एक केस जाता है, कोई भी एक केस जिसमें मीडिएशन सेंटर भेजा गया है, तो वहां पे मीडिएटर होते हैं और दोनों पक्षों को समझाते हैं, काफी सारी चीजें अपने तरीके से समझाते हैं। तो वहां पर ज्यादातर मामले जो होते हैं, 50 से 60% जो मामले होते हैं वह सेटल हो जाते हैं। अब सेटलमेंट होने पे के दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, या तो दोनों पति पत्नी साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं, अगर जो उनके ग्रीवांसेज हैं, जो उनकी डिमांड है, एक दूसरे पक्षकार के सामने रखी जाती है। अगर पत्नी ने कोई बातें रखी और पति के द्वारा मान लिया गया, चलो भाई हम साथ रहते हैं और तुम्हारी बातों को मानेंगे, पहला तो चीज ये हो सकता है। दूसरा चीज कि साथ रहने की संभावना नहीं है, वहां पे क्या होता है, वन टाइम एक अमाउंट की डिमांड पत्नी के द्वारा की जाती है। पति अगर उसे देने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है हमें देने को तैयार है, लेकिन हम लीगल सेपरेशन चाहिए, हम तलाक लेंगे आपसे, और पत्नी इस पे तैयार हो जाती है, तो वन टाइम अमाउंट में भी सेटलमेंट हो जाता है अलग होने के लिए। ये दो कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन अगर बन जाती है तो मीडिएटर के द्वारा उन कंडीशन को लिखकर एक डीड बना दिया जाता है। अगर साथ रहने वाले हैं तो डीड उसके अकॉर्डिंग बनेगी। साथ रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो पैसा देना है, पैसा कब देना है, किस स्टेज पे देना है, पूरा क्लियरिफाई करते हुए कि कौन कौन से केस के जब खत्म कराया जाएगा तो कितना पैसा देना है, पूरा एक डीड में लिखा रहता है। एक डीड बनाकर संबंधित कोर्ट को भेज दिया जाता है। अब मेंटेनेंस के केस में दिक्कत नहीं है,
मेंटेनेंस के केस को वहीं पर जिसको फैमिली कोर्ट में ही जो इसमें पत्नी है वह अगर विड्रा करती है तो विड्रा होने से ही खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी विड्रा अगर करती है पत्नी तो उसी कोर्ट में खत्म हो जाएगा। इन दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेटमेंट दर्ज कराना है पत्नी को कि इस केस को वह विड्रा करना चाहती है क्योंकि मैटर सेटलमेंट हो गया है और जो इस स्टेज पे जो उनको पैसा पाना था वो पैसा मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम आती है 498A वाले जो कि आईपीसी का मामला है या 85 बीएनएस वाले मामले में, क्योंकि यह विड्रा नहीं हो सकता है। इस मामले को तो खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा क्वेस कराने के लिए। तो इस सेटलमेंट डीड के आधार पर ये जो पार्टियां होती हैं, पति पत्नी दोनों जो पार्टियां होती हैं, पहले 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जाती थी, आजकल 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हाई कोर्ट में जाएंगी डीड को लगाते हुए कि हम दोनों में समझौता हो गया है, बाकी मुकदमे जो हम लोगों के बीच थे उनको हम लोगों ने खत्म करा लिए हैं। इस मामले को सेटलमेंट डीड के आधार पर हम क्वेस करना चाहते हैं। हाई कोर्ट इस चीज को देखती है कि जो टर्म और कंडीशन दोनों पार्टियों के द्वारा फुलफिल किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। हाई कोर्ट पत्नी के स्टेटमेंट को दर्ज करती है। पत्नी को अगर कोई आपत्ति नहीं है तो हाई कोर्ट उस मुकदमे को क्वेस कर देती है। उस क्वेसिंग के आर्डर को पक्षकार या पार्टी की सर्टिफाई कॉपी निकालकर संबंधित न्यायालय में उसकी कॉपी को जमा करा देते हैं। संबंधित न्यायालय के द्वारा उस कॉपी को वेरीफाई करा जाता है और वेरीफाई होने के बाद जो उस कोर्ट में मामला चल रहा है, चार्जशीट दाखिल की गई है, उस कोर्ट के द्वारा उस मामले को वहीं डिस्पोज करके खत्म कर दिया जाता है। और ऐसे मामलों में ही नेचर ऑफ डिस्पोजल के सामने क्वेस लिख के आता है। तो क्वेस तो किया है हाई कोर्ट ने, लेकिन वो हाई कोर्ट के आर्डर पे ही यहां मामला को बंद किया गया है, इसीलिए क्वेस लिख के आ रहा है। तो जिस भी मामले में नेचर ऑफ डिस्पोजल के सामने क्वेस लिखा है, इसका मतलब कि उस केस को हाई कोर्ट के द्वारा क्वेस कर दिया गया है। मैंने केस डिस्पोजल पे अलग से एक प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर किसी के नेचर ऑफ डिस्पोजल में क्वेस के अलावा कुछ और लिख के आ रहा है, जैसे कि विड्रा लिख के आ रहा है, कंटेस्टेड अलाउ लिख के आ रहा है, कंपाउंड लिख के आ रहा है, एक्विटल लिख के आ रहा है, ये सब चीजें लिख के आ रही हैं, तो मेरे जो केस डिस्पोजल की जो प्ले लिस्ट में है उसमें ऑलरेडी इन टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं। इन केस किसी के नेचर ऑफ डिस्पोजल पे कुछ और लिखकर आ रहा है और मेरे प्ले लिस्ट में अगर उस पर वीडियो नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी प्रयास करूंगा कि वीडियो लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी यहाँ पे कोई सलाह है, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।